नमस्कार। हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो उनकी पूरी पहचान बन चुका है। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लौह आखिर बना कैसे। वो क्या था जिसने एक साधारण किसान के बेटे को वो हिम्मत दी, वो दृढ़ता दी कि उन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया। हमारे पास सरदार पटेल लौह पुरुष और राष्ट्र निर्माता दस्तावेज के कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम उस सफर को देखेंगे जिसने वल्लभ भाई को सरदार बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। 31 अक्टूबर 1875, गुजरात का एक किसान परिवार। यहाँ से हमें उनके बारे में क्या पता चलता है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही उनमें एक जिद थी, एक स्वाभिमान था। मतलब वो जो ठान लेते थे वो करके ही छोड़ते थे। और ये कोई राजनीतिक ट्रेनिंग नहीं थी, ये उनके स्वभाव का हिस्सा था। अच्छा। हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि महानता के बीज बहुत ही साधारण जमीन से ही निकलते हैं। और उनकी पढ़ाई का तरीका भी, वो भी कोई सीधा रास्ता नहीं था। 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास करना, फिर खुद से पढ़कर वकालत की तैयारी, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। और यहीं पर उनकी कैरेक्टर का एक और पहलू दिखता है, वो है जबरदस्त आत्मानुशासन। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है 36 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना। हाँ, ये तो सोचिए जरा, एक आदमी जिसकी अपनी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, परिवार है, वो सब कुछ दांव पर लगाकर एक नई शुरुआत करने जा रहा है। एक मिनट, स्रोत ये भी कहते हैं कि उन्होंने 3 साल का कोर्स सिर्फ 2 साल में पूरा कर लिया। हाँ, उस उम्र में एक नए देश में जाकर ये कैसे किया होगा उन्होंने? यही तो उनकी इच्छा शक्ति और फोकस को दिखाता है। वो वहां कोई घूमने या अनुभव लेने नहीं गए थे, वो एक मिशन पर थे। एक ही लक्ष्य था, पढ़ाई खत्म करो और वापस आओ। और ये घटना बताती है कि पटेल के लिए समय और संसाधन कितने कीमती थे। यही सोच, यही एफिशिएंसी बाद में उनके राजनीतिक करियर में भी दिखी। यहीं पर उस लौह को पहली बार कह सकते हैं एक आकार मिल रहा था, अनुशासन की आग में तपकर। तो इंग्लैंड से एक बेहतरीन वकील बनकर वो लौटे, लेकिन वकालत ने उन्हें राजनीति के लिए कैसे तैयार किया? ये बहुत जरूरी सवाल है। अहमदाबाद में जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की तो लोग उन्हें बड़े वकील साहब कहने लगे थे। तो उन्होंने सिर्फ कानून नहीं सीखा, उन्होंने सीखा कि तर्क कैसे करते हैं, इंसानी दिमाग को कैसे समझते हैं, और सबसे जरूरी, अपनी बात कैसे मनवाते हैं। अच्छा। अदालत में आप भावनाओं से नहीं जीतते, आप तथ्यों और तर्कों से जीतते हैं। तो उनका नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया था। वो कोई आदर्शवादी दार्शनिक नहीं थे, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे। और फिर उनकी जिंदगी में महात्मा गांधी आते हैं। एक सफल प्रैक्टिकल वकील अपनी जमी जमाई जिंदगी छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाता है। ये बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, और ये बदलाव उन्हें सीधे जमीन पर ले आया। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते को तो अपनाया, लेकिन अपने अंदाज में। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह और फिर 1928 का बारडोली सत्याग्रह। हाँ, बारडोली। ये दोनों किसान आंदोलन उनके लिए एक तरह से एक लैब की तरह थे। और बारडोली सत्याग्रह से ही तो उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। और मजेदार बात यह है कि ये उपाधि किसी पॉलिटिकल कमेटी ने नहीं, बल्कि वहाँ की आम महिलाओं ने दी थी। बिल्कुल। ये उनके नेतृत्व के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि उनका नेतृत्व ऊपर से थोपा हुआ नहीं था, वो जमीन से निकला था। वो खुद किसानों में से एक थे। वो उनकी भाषा बोलते थे, उनकी तकलीफें समझते थे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने बारडोली आंदोलन को एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह चलाया था। हर गांव में टुकड़ियां थीं, सूचना पहुंचाने का एक पूरा नेटवर्क था और अनुशासन था। उन्होंने किसानों को सिर्फ जोश नहीं दिलाया, उन्हें संगठित किया। अच्छा। लोगों ने देखा कि ये आदमी सिर्फ भाषण नहीं देता, ये नतीजे देता है। इसलिए तो उन्होंने उन्हें अपना सरदार, अपना लीडर माना। तो अब आते हैं उनके सबसे बड़े काम पर, जिसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। 562 रियासतों का एकीकरण। हाँ, ये आंकड़ा ही इतना बड़ा है, 562। ये तो आज के जमाने में एक बड़े व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करने से भी ज्यादा मुश्किल काम लगता है। आपकी तुलना काफी हद तक सही है। और ये कोई साधारण सदस्य नहीं थे, ये सब अपने अपने राज्य के महाराजा, नवाब और राजा थे। अपनी सेनाएं, अपने कानून, अपनी महत्वाकांक्षाएं। और अंग्रेजों ने तो उन्हें खुला छोड़ दिया था। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में जाएं या फिर आजाद रहें। ये तो भारत के टुकड़े टुकड़े होने का एक खुला न्योता था। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने संवाद, कूटनीति और कठोर निर्णय का एक संतुलन बनाया। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना था नहीं। उनकी असली स्ट्रैटेजी क्या थी?
कोई पटेल प्लेबुक थी क्या? प्लेबुक तो थी, लेकिन वो वन साइज फिट्स ऑल वाली नहीं थी। यहीं पर उनका वो वकालत वाला अनुभव और उनका यथार्थवाद काम आया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने हर रियासत के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार की। ओह अच्छा। हाँ, वीपी मेनन जैसे बेहतरीन ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर उन्होंने हर राजा की कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण किया। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे त्रावणकोर की रियासत थी जो बहुत अमीर थी और आजाद रहने का सपना देख रही थी। पटेल ने उनके दीवान को आर्थिक तर्कों से घेरा। उन्होंने समझाया कि भारत के बिना आपके बंदरगाह और व्यापार कैसे ठप हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर, जो पाकिस्तान के साथ जाने की सोच रहा था, पटेल ने उन्हें नक्शा दिखाया। उन्होंने कहा, आपकी सीमा पाकिस्तान से लगेगी और आपकी आबादी ज्यादातर हिंदू हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वहां कैसी आग लगेगी? ये धमकी नहीं थी, ये कड़वी सच्चाई का आईना दिखाना था। तो ये साम दाम दंड भेद का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका था। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे मामलों में ये रणनीति इतनी मुश्किल क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ समीकरण और भी ज्यादा उलझे हुए थे। जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों में शासक मुस्लिम थे और आबादी ज्यादातर हिंदू। हाँ। जूनागढ़ के नवाब तो पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा भी कर चुके थे, जबकि उनकी रियासत की कोई सीमा पाकिस्तान से लगती ही नहीं थी। अच्छा। पटेल ने पहले जनमत संग्रह का दबाव बनाया और जब नवाब भाग गए तो भारतीय सेना ने वहां जाकर व्यवस्था संभाली। और हैदराबाद? वहां तो मामला और भी गंभीर था ना? हैदराबाद तो भारत के ठीक बीच में एक आजाद देश बनना चाहता था। वहां के निजाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे, अपनी बड़ी सेना थी और उससे भी खतरनाक थी उनकी निजी मिलिशिया रजाकार, जो हिंसा और आतंक फैला रही थी। पटेल ने महीनों तक बातचीत की, इंतजार किया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उन्होंने वो फैसला लिया जिसके लिए लौह पुरुष जाने जाते हैं। उन्होंने ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेज दी। मतलब बात जब देश की एकता पर आई तो वो सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटे। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत था कि वो अंतहीन बातचीत में यकीन नहीं करते थे। जब राष्ट्र की एकता दांव पर हो तो निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। तो देश को भौगोलिक रूप से जोड़ने के बाद उनका काम खत्म नहीं हुआ। अब चुनौती थी इस विशाल देश को चलाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा बनाने की। यहीं पर स्टील फ्रेम की बात आती है। हाँ, और ये उनकी विरासत का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। देखिए, आजादी के बाद देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम, एक प्रशासनिक शून्य पैदा हो गया था। ज्यादातर अनुभवी अंग्रेज अधिकारी जा रहे थे। सही बात है। देश विभाजन के दंगे, शरणार्थियों की समस्या, इन सब से जूझ रहा था। ऐसे में देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत थी। लेकिन क्या ये डर नहीं था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और IPS जैसी संस्थाएं कहीं अंग्रेजी राज की नौकरशाही की तरह ही आम जनता से दूर ना हो जाएं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बहस थी। संविधान सभा में भी इस पर सवाल उठे थे। कई नेताओं का मानना था कि हमें इस पूरे सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन पटेल, जो हमेशा की तरह प्रैक्टिकल थे, उनका तर्क था कि आप एक देश को सिर्फ राजनीतिक नारों और भाषणों से नहीं चला सकते। आपको एक कुशल, निष्पक्ष और स्थायी नौकरशाही चाहिए जो सरकारें बदलने के बावजूद देश का काम चलाती रहे। मतलब राजनीतिक नेतृत्व तो आता जाता रहेगा, लेकिन देश को चलाने वाला ढांचा मजबूत और स्थायी होना चाहिए। ठीक यही, उन्होंने इसे स्टील फ्रेम कहा। ये वो ढांचा था जो देश के शरीर को सीधा खड़ा रखेगा, चाहे बाहर कितनी भी राजनीतिक आंधियां क्यों ना आए। उनका तर्क था कि ये ब्यूरोक्रेसी किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह होगी। ये उनकी दूरदर्शिता थी। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका काम वो तो आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। सही कहा आपने। वो प्रतिमा सिर्फ पत्थर और धातु की नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि इंसान के पक्के इरादे से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने एक नक्शे पर खींची गई अनगिनत लकीरों को मिटाकर एक राष्ट्र का नक्शा बनाया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सरदार पटेल का लौह पुरुष होना कोई एक गुण नहीं था। ये उनके किसान परिवार से मिले स्वाभिमान, एक वकील के तौर पर सीखे गए तर्क, सत्याग्रहों से मिले जमीनी अनुभव और एक राजनेता के तौर पर उनकी यथार्थवादी सोच का एक मिश्रण था। बिल्कुल, उनका लौ क्रूरता नहीं बल्कि दृढ़ता थी। वो जानते थे कि कब बात करनी है, कब इंतजार करना है और कब निर्णायक कदम उठाना है। बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्र के रूप में गढ़ने में उनका जो योगदान है वो सचमुच अतुलनीय है। उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि बड़े लक्ष्य, पक्के इरादे
और सही रणनीति से ही हासिल होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। तो आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें दिखाते हैं कि सरदार पटेल ने हर समस्या के लिए एक अलग समाधान खोजा। उन्होंने संवाद, मनोवैज्ञानिक दबाव और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई का एक जटिल संतुलन इस्तेमाल किया। आज की हमारी दुनिया में जहां हर तरफ ध्रुवीकरण है और बातचीत अक्सर बेनतीजा रहती है, सरदार पटेल की इस परिणाम उन्मुख रणनीति से नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के बारे में क्या सीखा जा सकता है?